अस्सलाम वालेकुम। आज फिजियो प्लेट पॉडकास्ट सीरीज का न्यू एपिसोड जिसमें हमारा टॉपिक है डेंटिस्ट रिलेटेड विद लिंक विद फिजियोथेरेपी। आज इसे डिटेल में डिस्कस करने के लिए डेंटल इशू क्या होते हैं जो फिजियोथेरेपी ट्रीट करते हैं और डेंटिस्ट के साथ हमारा लिंक क्या है, तो ये डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान मेहदी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक है सर, मैं चाहूँगा आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रो करवा दें। डॉक्टर ज़ीशान मेहदी मेरा नाम है, जैसे आपने बताया। अली फातिमा हॉस्पिटल के अंदर एज ए डेंटिस्ट काम कर रहा हूँ मैं, और 2008 का पास आउट हूँ। ओके, बस तब से कर रहे हैं डेंटिस्ट्री। सही। सर, मेरा आपसे सवाल होगा कि डेंटल पेन क्या होता है और इसकी काजेज क्या होती हैं? अच्छा, देखिए, डेंटल पेन का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन पेन होता है लोगों के अंदर हमारी सोसाइटी में, वो होता है कैविटीज़ की वजह से। ठीक। अब कैविटीज़ बेसिकली कैरियस डिजीज़ होती है, दांत की बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो उसमें ये दांत में कीड़ा लगना जिसे कहते हैं, ठीक है, उसी की वजह से सबसे ज़्यादा पेन होता है। ठीक। और भी पेन हो सकते हैं। पल्पाइटिस का पेन जो है वो मेनली कैविटीज की वजह से होता है। सही। जिंजिवाइटिस भी होता है, पेरियोडोंटाइटिस भी होता है, मुख्तलिफ पेन हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमनली जो है वो कैविटीज लगने की वजह से। कैविटीज मतलब मेनली कैविटी कैसे होते हैं, क्यों होती हैं, इनकी रीजन क्या है? कैविटी बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे मैंने आपको बताया। उसमें होता यह है कि दांत की सरफेस के ऊपर बैक्टीरियास होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल ओरल फ्लोरा में मौजूद होते हैं। वो दांत को उनको चाहिए होती है शुगर। ठीक है। दांत की सरफेस के ऊपर जब शुगर मिलेगी और उनको एक टाइम मिलेगा, तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड नाम होता है उसका। वो एसिड क्या करता है? दांत की सरफेस को इरोड करता है। ओके। इरोजन शुरू हो जाती है ना। अब जब वो इरोजन इतनी ज्यादा हो जाए कि कैविटी बन जाए, होल बन जाए दांत, उसे हम कहते हैं कि कैविटी लग गई है। अब बस ये दांत की डिजीज शुरू हो गई, बैक्टीरियल डिजीज, जिसे आम ज़बान में कीड़ा लगना, जिसको आम जुबान में लोग कहते हैं कीड़ा लग गया। उसकी प्रेजेंटेशन असल में ऐसी होती है, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि सेब में कीड़ा लगा होता है। सही। तो कीड़ा एक सेंस ऑफ बैक्टीरिया आप कह भी सकते हैं कि बैक्टीरिया का आप कीड़ा तो नहीं कहेंगे, खैर खुर्दबीनी कीड़ा कह लें आप उसको, माइक्रोस्कोपिक। तो वो बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करके। ओके, ठीक है। तो चार चीजें चाहिए होती है बेसिकली कैविटी के लिए। सबसे पहले टूथ सरफेस होगी तो कैविटी लगेगी। ओके। टूथ सरफेस हो गई, बैक्टीरिया हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, और एक टाइम जिस टाइम के अंदर वो इरोजन कर सके। तो ये चार चीजें चाहिए कैविटीज लगने के लिए। मतलब इन चार चीजों में से कोई एक चीज भी कम करें तो? हाँ, अगर आप बीच में से एक चीज को माइनस कर दें ना, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया को माइनस कर दें, शुगर हो, तो वो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक। तो इस तरीके से आप चेंजेस टाइम ना दें, बैक्टीरिया भी हो और टूथ सरफेस भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी, लेकिन आप टाइम ना दें उसको। टाइम से मतलब ये कि फिर आप रेगुलरली ब्रशिंग कर लें अगर, तो कैविटी लगने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जब टाइम नहीं मिलेगा तो कैविटी डेवलप नहीं होगी। या फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सक्लूड कर दें, शुगर को हटा दें, तब भी। तो सारी चीजों के मिलने से ही कैविटी बनती है। ठीक। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपके पास अगर पेन में आया पेशेंट, सीवियर पेन है उसे, तो पहला आप काम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, जब भी कोई पेन में आता है तो सबसे पहला हमारा काम जो होता है वो होता है पेन रिलीफ करना। ओके। सबसे पहले हम पेन रिलीफ करेंगे। पेन रिलीफ करने के लिए हमारे पास जो टूल है हमारे पास, अगर क्लिनिक पे कोई आता है तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं कि एनेस्थीसिया दे देते हैं। ठीक है। कि फौरन से उसका पेन तो रिलीफ हो जाए ना। उसके बाद फिर बाज़ वक़्त क्या होता है कि पस होती है, हमें पस ड्रेनेज करनी पड़ती है। ठीक है। तो इस तरह से पेन मैनेजमेंट होती है उसकी। बाज़ वक़्त क्या होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो उनको सीवियर पेन होती है, लेकिन डेंटिस्ट हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल होता है, रात में जैसे कहीं हो, तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि वो एनेस्थीसिया नहीं दे सकते होते, क्योंकि वो डेंटिस्ट ही दे सकता होता है। तो उस सूरत में फिर पेन किलर्स इंजेक्शंस होते हैं जो वो लगवा लेते हैं। ठीक। अच्छा सर, किसी को घर में पेन हुआ है, इसी का होम रेमेडी क्या होगी? इसका पेन मैनेज करना है, पेन काफी ज्यादा हो रहा है उनको, होम रेमेडी कुछ इस तरह की कुछ थोड़ा सा? देखिए, घर के अंदर अगर किसी को दर्द हो गया दांत के अंदर, तो सबसे पहले उसको जो घर के अंदर पेन किलर्स मौजूद होती हैं, आपकी जो मेडिकल बॉक्स होता है ना, उसमें पेन किलर होती है कोई ना कोई, जो आप रेगुलरली किसी ना किसी वजह से ले लेते हैं, तो वो सेफ होती है। हाँ, जैसे पैराडोल हो गई आपके पास,
या ब्रूफिन होती है कुछ लोगों के पास। तो सबसे पहला काम तो भाई यही है कि अगर आप घर में हैं और आपको पता है कि आप डेंटिस्ट से दूर हैं या डॉक्टर से दूर हैं और आपके पास कोई इस वक्त ऑप्शन ही नहीं है, तो जो आपके पास पेन किलर है जो आप पहले यूज कर चुके हैं, तो वो आप पेन किलर सबसे पहले ले लें। ठीक है, ठीक है। और दूसरा स्टेप, पेन किलर से रिलीफ नहीं मिल रहा तो दूसरा स्टेप यही है, फिर आप सर्च करते हैं। आप सर्च करेंगे कि आपके आसपास कौन सा डॉक्टर है अवेलेबल इस टाइम में, या इमरजेंसी कोई जो डील कर सके, तो सर्च करें और सर्च करके वहां पहुंच जाए। और सेल्फ रेमेडी बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि आप घर में कोई भी चीज आपने कहीं से सुनी हुई है कि हम दांत में ये लगा लें और ये लगा लें तो इससे ठीक हो जाएगा, ज्यादा टोटके। हाँ, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टोटके अवॉइड करें और पेन किलर ले लें, ठीक, और डॉक्टर को दिखा लें ओके, एज सून एज पॉसिबल। सर क्या दांत का दर्द सिर्फ डेंटल इशू के साथ रिलेट करता है? देखें, जो अब दांत का दर्द है ना, दांत का दर्द नाम से पता चला ना, दांत का दर्द दांत का ही होगा ना। ठीक है, अब दांत का दर्द तो दांत का ही होगा, वो डेंटल इशू से ही होगा। अब वो डेंटल इशू के अलावा ना, मैंने आपको बताया कि एक है हमारे मुंह में ना, दांत से रिलेटेड दो चीजें अहम है, एक दांत और एक उसकी सपोर्ट, जिसने वो स्ट्रक्चर जिसने दांत को पकड़ा हुआ, उसको हम पेरियोडोंशियम कहते हैं। ठीक है, एक दांत हो गया ना अलग स्ट्रक्चर, एक वो है जिसने दांत को पकड़ा हुआ है, उसको हम पेरियोडोंशियम कहते हैं वो स्ट्रक्चर्स को। तो अगर दांत में दर्द होगा तो भी ऐसे ही लगेगा, और अगर गम्स में या पेरियोडोंशियम में पेन होगा तो भी पेशेंट को ना डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। वो डॉक्टर्स डिफरेंशिएट कर सकते होते हैं कि ये गम्स का दर्द हो रहा है कि दांत का दर्द हो रहा है। पेशेंट को ये लगता है कि दांत का दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जिंजिवाइटिस भी हो सकता है, पेशेंट को लगेगा कि जिंजिवाइटिस है और उसमें भी पेन होता है। सर आपने जैसा भी बताया पेन किलर का रोल होता है, इसमें क्या क्या मेडिकेशंस का रोल कह सकते हैं, दांत के दर्द में क्या रोल होता है मेडिकेशन का? है ना, देखिए पेन किलर्स जो है वो, अब दांत के दर्द में का इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक का रोल आ गया, बिल्कुल। और अगर दांत में पेन हो रहा है तो पेन किलर का तो रोल है ना, बिल्कुल है, दोनों दोनों चीजों का रोल है, बिल्कुल है। मल्टीपल मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, बहुत सारे पेन किलर्स होते हैं जो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। सही। सर आपका एक प्रोसीजर होता है रूट कनाल, वो आप करते हैं, उससे कैसे पेन रिलीफ होता है पेशेंट को? देखिए बेसिकली रूट कनाल जो प्रोसीजर है ना, वो है पल्प को रिमूव करना, ओके, और जो रूट्स है उसकी सफाई करना, उसको फिलिंग के काबिल बनाना और फिलिंग करना, इसको रूट कनाल कहते हैं बेसिकली। ठीक। अब पल्प को क्यों रिमूव कर रहे हैं? पल्प को हम इसलिए रिमूव कर रहे हैं कि पल्पाइटिस दो तरह का होता है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल पल्पाइटिस का जैसे नाम से पता चलता है जो कि ठीक हो सकता है, उसके सिम्टम्स होते हैं कुछ, उस सिम्टम्स की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि भाई ये रिवर्सिबल है, उसमें हम रूट कनाल नहीं करते। ठीक है, उसमें हम जस्ट फिलिंग्स कर देते हैं। दूसरा इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होता है जिसमें हमें पता है कि ये पल्प अब ठीक नहीं हो सकती। ओके, जब पल्प ठीक नहीं हो सकती तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक ये कि हम पूरा दांत ही निकाल दें। ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई हम सिर्फ उस पल्प को रिमूव करें जो ठीक नहीं हो सकती ना। उस पल्प को रिमूव करने को, जिस जगह पे वो पल्प थी उस जगह को साफ करने को, और उस जगह की फिलिंग करने को रूट कनाल कहते हैं। ठीक है, बस सही। सर क्या आप एडवाइस क्या करेंगे, जैसे पेन किसी को, मतलब प्रिकॉशंस क्या बताएंगे आप, मतलब पेन हो ही ना फ्यूचर में? देखिए ये तो एक ऐसी चीज है कि मुहावरा है ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है ना, तो बस एहतियात ही करनी। अब दांतों की जो इंश्योरेंस है ना मेरे भाई, दांतों की इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी सफाई है। आप दांतों की अच्छी सफाई रखेंगे, दांत में कैविटी नहीं लगेगी। जब दांत में कैविटी नहीं लगेगी तो दर्द ही नहीं होगा, जिंजिवाइटिस भी नहीं होगा, कैविटी भी नहीं लगेगी। तो जो बेसिक चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैं ना इस वक्त आपसे सिर्फ डिस्कस वो कर रहा हूँ जो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। इसके अलावा और भी पेन्स होते हैं जो कि दांत से रिलेटेड हो सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होता है, ठीक है ना, न्यूरल पेन्स होते हैं, फेशियल पेन्स होते हैं, वो एक अलग कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ दांत की। तो दांत की हेल्थ जो है वो आपकी ब्रशिंग, अच्छी सफाई से रिलेटेड है। बस सही। सर अब हम आते हैं फिजियोथेरेपी की तरफ। मुझे ये बताया फिजियोथेरेपी का क्या लिंक आता है डेंटिस्ट के साथ? अच्छा देखिए, जो फिजियोथेरेपी है ना उसका डेंटल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ओरल कैविटी है, ओरोफेशियल है, तो उसके अंदर फिर हमारे पास जो फिजियोथेरेपी का रोल आ जाता है वो मेनली जो सबसे ज्यादा आता है वो टीएमजे को लेकर आता है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो होता है उसको, उसके साथ जैसे डेंटल डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि टीएमजे को इफेक्ट कर रही होती है।
जिसमें ब्रोक्सिज्म हो गया, थर्ड मोलर हो गया, इम्पैक्टेड थर्ड मोलर्स हो गए, ठीक है, माल ऑक्लूजन हो गई, दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं लोगों के, सही नहीं बंद हो रहे होते, उसकी वजह से टीएमजे पे इफेक्ट आता है। तो डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि दांत की वजह से टीएमजे को कुछ मसला हो गया, दांत की वजह से टीएमजे को भी असर आ रहा है। तो उसमें जब भी कोई इस तरह का मसला होता है तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उसको हेल्प आउट करते हैं। ठीक, टोटल कितने आपके ऐसे डिजीज या कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं जो? और टोटल को देखें, मैं नहीं आपको ऐसे बता दूं, लेकिन आपको कुछ जो हमारी प्रैक्टिस में नॉर्मली जो आते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा जो मेन है ना वो थर्ड मोलर। ओके। अकलदार किसी की तिगड़ी होती है जिसकी वजह से जो सही तरीके से बंद नहीं हो रहा होता है और उसका इम्पैक्ट थर्ड टीएमजे पे पड़ता है, ठीक है, एक तो। दूसरा बात वक्त क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट टीएमजे के अलावा मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन पे पड़ रहा होता है, ठीक है, जो हमारे खाना खाने के मसल्स होते हैं, जिससे हम बंद करते हैं, चबाते हैं खाना, तो वो मसल्स होते हैं, तो वो मसल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा होता है थर्ड मोलर का बाजू का। तो उसके अंदर भी जो है, अगर फर्ज करें कि किसी की बाइट अच्छी नहीं है और उसके मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन फटीग कर रहे हैं ज्यादा, तो हम फिर फिजियोथेरेपिस्ट वालों के पास उनको रेफर करते हैं कि किसी की माउथ ओपनिंग लिमिटेड है, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा होता है कि जैसे कि कोई प्रोलॉन्ग सर्जरी हो जाती है, फर्ज करें कि हमने प्रोसीजर किया पेशेंट का और हमने सोचा हुआ था कि हम आधे घंटे में फ्री हो जाएंगे, बट बाज़ वक़्त होता है ऐसा कि कोई रूट फ्रैक्चर हो गई है, प्रैक्टिस में, जनरल प्रैक्टिस में, हमारी डेंटिस्ट्री में ऐसा होता है कि रूट फ्रैक्चर हो जाती है और हम निकालते हैं, टाइम लग जाता है, तो उसके अंदर जो आपके मसल्स होते हैं ना वो फटीग हो जाते हैं बाज़ वक़्त ज्यादा। तो अगर फर्ज करें कि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो हम मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं पेन रिलीफ के तौर पे, लेकिन बाज़ों का ज्यादा भी मसला हो सकता है, तो उसके लिए फिर हम फिजियोथेरेपी रेफर करते हैं। सही, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव भी कह सकता हूँ मैं, पोस्ट ऑपरेटिव अगर प्रोलॉन्ग हो जाए थोड़ी। सही। सर, डेंटल पेन आपने क्या रेफर करता है, क्या ये रेफर कर जाता है कभी कभी नेक में और शोल्डर में रेफर कर सकता है ये? रेफर्ड पेन वो होता है कि जो दांत में दर्द हो रहा है लेकिन वो आपको कहीं और भी फील होता है, रेफर्ड से, जैसे उसके नाम से लगता है। तो बाज़ वक़्त जो हमारी अकलदाड़ होती है उसका रेफर्ड पेन कान में भी जा रहा होता है, आधे सर में भी जा रहा होता है, नेक में भी जा रहा होता है, तो ये रेफरल पेन होता है। लेकिन रेफरल पेन में ना फिजियोथेरेपी का रेफरल पेन के अंदर ये होता है कि वो है ही रेफर्ड पेन, उसकी ओरिजिन जो है ना वो कोई और है और फील कहीं और आ रहा है। तो उसके अंदर ये होता है कि आप जब उस पेन को रिलीफ दे देते हैं वो रेफर्ड पेन खुद ही ठीक हो जाए। जैसे फर्ज करें कि किसी के कान में दर्द होता है, वो ईएनटी वालों के पास जा रहे होते हैं, ईएनटी वालों को कहते हैं कि सर हमारे कान में दर्द हो रहा है, वो ईएनटी वाले चेक करते हैं उनको और वो कहते हैं कि नहीं, आपके कान में नहीं दर्द हो रहा, आपकी अकलदाड़ में शायद दांत पे कोई मसला है, फिर वो हमारे पास आते हैं। तो ये बेसिकली रेफर्ड पेन है जो उनको कान में फील हो रहा होता है। तो हम जब दांत को ठीक कर देते हैं, अकलदाड़ निकाल देते हैं, या जो भी कंप्लेन है उसको हटा देते हैं, तो कान में दर्द ठीक हो जाता है, रूट काज को ट्रीट किया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सही। एक और क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपने अभी बनाया टीएमजे का, टीएमजे डिसफंक्शन क्या होता है? टीएमजे डिसफंक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा ये टीएमजे जॉइंट है ना, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ओके। अब इसके अंदर बीच में डिस्क होती है, ठीक है। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉपर तरीके से हम बाइट नहीं कर रहे हैं, माल ऑक्लूजन हुई हुई है, दांत टेढ़े हैं और हम सही तरीके से बंद नहीं कर पा रहे हैं, वो तो एक शुरू में तो पता नहीं चलता ना लोगों को कि क्या मसला है। जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो जो टीएमजे जॉइंट होता है ना वो इफेक्टिव हो जाता है। सही। उसके अंदर मसला हो जाता है ना, डिस्क स्लिप होना शुरू हो जाती है, क्लिकिंग साउंड्स आना शुरू हो जाती है, बाज़ वक़्त मुंह खोलने में बंद करने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस ये टीएमजे पेन और टीएमजे डिसफंक्शन के अंदर इतना सा फर्क है। टीएमजे पेन का मतलब है दर्द हो जाना और डिसफंक्शन का मतलब ये होता है कि सही तरीके से फंक्शन नहीं करना उसका। ओके। सही फंक्शन नहीं करने का मतलब यही है कि सही से च्यू नहीं किया जा रहा आपसे, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अब वो टीएमजे के अंदर हम जाएंगे ना कि टीएमजे की अपनी एनाटमी क्या डिस्टर्ब हो जाती है डिसफंक्शन में, तो वो बहुत सारी हो सकती है। डिस्क हो सकती है, सॉकेट भी हो सकती है, कॉन्डाइलर हेड भी हो सकता है, मतलब मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। मसल और लिगामेंट्स, मसल को हाँ, साथ साथ टीएमजे बाज़ों का टीएमजे सही होता है, लेकिन टीएमजे के साथ जो मसल्स एसोसिएटेड होते हैं, जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, मैंने कहा ना मसल स्पेसिफिकेशन हो गए, वो मसल्स बाज़ों का मसल स्पैज्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें कोरिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। सही। आपके पास इसका क्या ट्रीटमेंट होगा टीएमजे का? देखिए, एज ए डेंटिस्ट मेरे पास मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं बेसिकली डायग्नोज जो करता हूँ वो सबसे पहले ना डेंटल हेल्थ डायग्नोज करता हूँ। ओके। कि
क्या प्रॉब्लम दांत में ऐसी है जिसकी वजह से टीएमजे में मसला हुआ, ठीक है। एक होता है इमीडिएट रिलीफ, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ओके। इमीडिएट रिलीफ का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट मेरे पास आया ही टीएमजे के लिए और मैं उसका दांत निकालने बैठ जाऊं तो वो दांत निकाल दिया, उसका दर्द शुरू हो जाएगा और टीएमजे का भी शुरू हो जाएगा। सही। तो इमीडिएट रिलीफ में हमें उसको टीएमजे को ट्रीट करना होगा। ओके। उसमें हम क्या करेंगे, मेडिकेशन देंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप बड़ा मुंह ना खोलें, सख्त चीज ना खाएं, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं और डेंटल हेल्थ उनको बताते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम आपके दांत में है जिसकी वजह से आपका टीएमजे मसला कर रहा है। आप टीएमजे के पेन को सही करें, ये थोड़ा थोड़ा ठीक होता जाएगा और फिर हम दांत की ट्रीटमेंट की तरफ भी जाएंगे। मतलब ये पेशेंट आप रेफर कर दे रहे हैं हाँ फिजियोथेरेपिस्ट को। हाँ देखिए, अच्छा अब उसके अंदर हमने उनको जो है वो ये एजुकेट करना है कि आपने एक्सरसाइजेस करनी है। अब वो एक्सरसाइजेस जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस हमें पता है लेकिन हम इसके एक्सपर्ट तो नहीं है, है ना। अब मस्कुलर एक्सरसाइजेज या टीएमजे की एक्सरसाइजेज आप फिजियोथेरेपिस्ट ने जिस डिटेल में पढ़ी है वो हमने नहीं पढ़ी। तो हम क्या करते हैं कि हम उन पेशेंट्स को फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर करते हैं। सही। हमारे पास जो ट्रीटमेंट होते हैं हम उन्हें मोबिलाइजेशंस देते हैं, अगर हो जाए तो ड्राई नीडलिंग्स कर देते हैं, उनके साथ एक्यूपंक्चर और ड्राई नीडलिंग मिला के हो जाता है और उसके साथ टेंस वगैरह यूज कर लेती हैं ताकि उनकी स्टिमुलेशंस हो, और कुछ हमारे पास एक्सरसाइज होते हैं वो हम करवा देते हैं ताकि उनकी जो है ना मसल में जो स्ट्रेस आ रहा है तो वो कम हो सके। ठीक है। और उसके बाद मैं आपसे एक लास्ट में एक मैसेज जो चाहूंगा एक ऑडियंस के लिए या ऐसे कोई कम्युनिटी के लिए मैसेज आप देना चाहें तो क्या देंगे? कम्युनिटी के लिए एज ए ह्यूमन सबके लिए मैं देना चाहूंगा, देखिए हम दुनिया में आए हैं मेरे भाई, हम दुनिया में आए हैं इसलिए कि लोगों को सर्व करें। एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे पर हो गया। बिल्कुल ऐसे। शेर थोड़ा सा गलत हो सकता है तो माजरत, तो लेकिन ये कि इसका मकसद सिर्फ यही है कि देखिए हम ना दुनिया में आए हैं लोगों को सर्व करने के लिए, तो हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने पेरेंट्स का, माँ बाप बहन भाई का, पड़ोसियों का, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन सब का अगर हम ख्याल करें तो ये सबसे बड़ी इबादत है। बिल्कुल ऐसी है। इबादत यही है कि हम सबका ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, दीन का, दुनिया का, हर चीज का ख्याल रखेंगे तो दुनिया बेटर है। सही। थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफी ज्यादा इसमें बता दिया डेंटिस्ट का क्या रोल होता है और हमारा फिजियोथेरेपी के साथ क्या लिंक होता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जैसे सर ने बताया हमारा मिशन यही होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, मिशन इज सर्व ह्यूमैनिटी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में इन्हीं तरह के एक मोटिवेटेड पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।